दोस्तों नमस्कार। चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक था, यद्यपि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसके बारे में इतिहासकारों ने माना है कि वह नेपोलियन की तरह महान विजेता था। परंतु वास्तव में जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका कहना है कि नेपोलियन तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, पर समुद्रगुप्त पूरे जीवन भर कहीं पराजित नहीं हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का अगला शासक बना, वह चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किंतु वह अपने भाइयों में सर्वाधिक योग्य था। उसे अपने ज्येष्ठ भ्राता का से उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी करना पड़ा था। युद्ध में समुद्रगुप्त की विजय हुई। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपनी दिग्विजयों से साम्राज्य का विस्तार किया। वह साहस, वीरता, दयालुता के गुण उसमें सारे विद्यमान थे। उसका हृदय करुणामय था। वह समर्पित व्यक्तित्व का स्वामी था। निर्बल और दीन पीड़ित जनों के लिए वह उदार करता था। उसकी नीति सज्जन के साथ साथ सज्जनता और दुर्जन के साथ कठोरता से व्यवहार करने की थी, जो उसे बेहतर राजा बनाने की ओर इंगित करती थी। समुद्रगुप्त एक पराक्रमी योद्धा और कुशल सेना नायक था। उसकी दिग्विजय में उसकी रणकुशलता और विशिष्ट सैन्य संचालन का अद्भुत प्रदर्शन दिखता था। वह योग्य योद्धा और शिकारी था। उसके धनुर्धर, व्याघ्र, पराक्रम शैली के सिक्के इस बात के प्रमाण हैं। समुद्रगुप्त के सिंहासनारूढ़ होने के समय गुप्त राज्य एक छोटा सा राज्य था, जिसे उसने अपने पराक्रम से विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। उसकी दिग्विजय के पश्चात गुप्त साम्राज्य संपूर्ण भारत के अलावा हिंद महासागर के छोटे छोटे द्वीप जावा, सुमात्रा, मलाया में तक पहुंच गया था। उसने छोटे छोटे राज्यों, गणतंत्रों को उन्मूलित करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। पर्वतीय क्षेत्रों के वन्य जातियों को जीता। उसका साम्राज्य पश्चिम उत्तर के कुषाण राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण में केरल तक फैला था। उसने छोटे छोटे राज्यों में भिन्न भिन्न भारत को एक सूत्र में बांधकर राजनीतिक एकता की स्थापना की। इस प्रकार वह एक महान विजेता था। समुद्रगुप्त एक कुशल दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने समीपस्थ राज्यों को उन्मूलित कर अपने राज्य में शामिल कर लिया, किंतु दूरस्थ राज्यों को धर्मनीति के अनुसार पराजित राजाओं को वापस देकर उनसे उपहार और वार्षिक कर लेना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह जानता था दूरस्थ राज्यों में लगातार आधिपत्य बनाए रखना कठिन कार्य था। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान करने से विद्रोह की आशंका कम हो जाती थी। उसने विशाल साम्राज्य को अपनी दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति से विद्रोही तत्वों को से दूर रखा। समुद्रगुप्त ने सफल प्रशासक के रूप में कार्य किया। सुव्यवस्थित प्रशासन, शांति और कानूनी व्यवस्था स्थापित की। उसने प्रशासन के सफल संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया। सेना, न्याय, राजस्व आदि के लिए पृथक विभागों की स्थापना की, जिनके अलग अलग अध्यक्ष और अमात्य होते थे। समुद्रगुप्त स्वयं वैष्णव धर्म को मानता था, किंतु वह अन्य धर्म व संप्रदायों के लिए भी आदर के भाव रखता था। वह शास्त्रों के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलता था। दीन दुखियों, अनाथों, शरणागतों के लिए उद्धारक था। अपनी प्रजा के प्रति अनुग्रह को वह अपना कर्तव्य समझता था। समुद्रगुप्त ने अपने धर्मों के प्रति अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति का पालन किया। समुद्रगुप्त शास्त्र, कला, साहित्य, संगीत आदि विधाओं में निपुण था। वह स्वयं कविता की रचना करता था। कविराज की उपाधि धारण किए हुए था। वीणा वादन शैली के सिक्के उसके संगीत प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। वह विद्वानों और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु संभवतः समुद्रगुप्त के संरक्षण में रहे थे। भले ही इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, समुद्रगुप्त अद्भुत व्यक्तिगत क्षमता का व्यक्ति था और उसमें असाधारण विभिन्न गुण थे। वह एक वास्तविक व्यक्ति, एक विद्वान, एक कवि, एक संगीतकार और सेना नायक था, और वह नेपोलियन के समान विजेता था। जबकि भारतीय इतिहासकार दोनों की सफलताओं और व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समुद्रगुप्त ज़्यादा महान था बजाय नेपोलियन के, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अधिक चतुर, दूरदर्शी राजनीतिक विजेता और सफल प्रशासक के रूप में काम किया, जबकि नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 ईस्वी में हुई, एक सफल जीवन जीने के बाद। धन्यवाद।